चलिए देखिए, तो अभी हम लोग देखें कि नर जनन अंग में जो हमारा शुक्राणु था, शुक्राणु कहाँ था? वृषण में उत्पन्न हुआ, ठीक, फिर अधिवृषण में परिपक्व हुआ, हो रहा था, शुक्र नलिका के शुक्र वाहिनी के माध्यम से पहुंच रहा था शुक्राशय में, ठीक है। उसके बाद मूत्र नलिका के माध्यम से स्त्री के जो मादा के योनि में जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गए, यहां तक पहुंचा था शुक्राणु, पहुंचा था। वो पढ़े थे ना अभी, नर जनन अंग पढ़ रहे थे, तो उसमें शुक्राणु जो है वृषण में निर्माण हुआ, अधिवृषण में क्या हुआ? परिपक्व हुआ, शुक्र वाहिनियों के माध्यम से शुक्राशय तक गया, शुक्राशय में से जो प्रोस्टेट ग्रंथि थी वो उसको क्षारी बना दे रही थी, उसके बाद मूत्र नलिका के माध्यम से योनि में मादा जनन अंग के योनि में प्रवेश कर रहा था, ठीक है। मैथिन क्रिया हो रही थी, तो ठीक है, जनन क्रिया हो रही थी तो योनि में प्रवेश करते, यही जो योनि है, ठीक है। तो अब यहां से ये शुक्राणु आएगा, ठीक है, यहां से शुक्राणु आया, और ये जो है, ये देखिए मादा जनन अंग है, ठीक है। इसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2, एक अंडाशय इधर, एक अंडाशय इधर, ठीक है। ये एक नलिका होती है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय को ये जो फेलोपियन नलिका है यानी अंडवाहिनी वाहिका, फेलोपियन नलिका जो है वो गर्भाशय से जुड़ी होती है, ठीक है। और 2 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, ये योनि है, ये ग्रीवा है, ठीक है। अब शुक्राणु जब यहाँ से आया तो ये हो गया क्या? गर्भाशय, ठीक है। अब ये अंडाशय से अंडे निकलते हैं, अंडाशय से क्या निकलते हैं? अंडे, 1 महीने में 1 अंडे निकलते हैं। ये अंडाशय की संख्या 2 है, एक इधर एक इधर, तो इससे अंडे निकलते हैं। अंडे निकल के आए तो अगर ये यहाँ शुक्राणु से मिल गए तो शुक्राणु से मिलने के बाद यहीं पर दोनों का मिलन होता है और यहीं पर जो है प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। अगर बच्चा पैदा हुआ तो पहले भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो भ्रूण का निर्माण होते ही ये ग्रीवा जो है ये बंद हो जाता है, और ये सब जो दीवार रहती है, अगर भ्रूण का निर्माण नहीं हुआ तो ये जो दीवार जो रहती है वो ब्लड के रूप में, खून के रूप में ये नीचे गिर जाती है, जिसे कहते हैं महावारी, महावारी होता है महावारी। तो अगर अंडाणु और ये जो अंडवाहिका से एक अंडा निकलते हैं यानी अंडाणु आते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो गया तब तो ठीक ठीक, अगर नहीं होता है तो ये जो दीवाल है, ये दीवाल जो है खून के रास्ते, खून के माध्यम से ये जो है गिर जाती है, ठीक है। तो यही है ये मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2, यानी एक जोड़ी, एक जोड़ी कहिए या तो 2, एक इधर और एक इधर। अंडाशय से क्या निकलते हैं? अंडे, ठीक है। 1 महीने में कितने अंडे निकलते हैं? 1। प्रोजेस्ट्रो, और ये एक देखिए जैसे उसमें था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स था, वैसे ही इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। जो मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये सबसे प्रमुख हार्मोन्स है, ये मादा में मादा वाला गुण विकसित करता है, स्त्रीत्व का गुण विकसित करता है, जैसे आवाज भारी हो जाना, कमर चौड़े हो जाना, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। और एक हार्मोन्स पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है, ठीक है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो भ्रूण का निर्माण होगा, तो ये भ्रूण को गर्भाशय से क्या करता है? यही प्रोजेस्टेरॉन जोड़े रहता है। क्या करेगा? जोड़े रहता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है।
इसी हार्मोन्स की कभी कभी कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स जो है इंजेक्शन लगाते हैं, तो यही हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो गर्भाशय से जुड़ा रहे, भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा रहे। नहीं तो भ्रूण अगर बाहर आ गया तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये जो माहवारी होती है उसको नियंत्रित करते हैं। जब 12-13 साल के हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये माहवारी होती है, तो इसी को ये हार्मोन्स जो है स्रावित करता है, जो है कंट्रोल करता है। 28 दिन के बाद 28 दिन में एक चक्र पूरा होता है माहवारी का, ठीक है। तो वो जो माहवारी होती है वो यही जो दीवाल है, यही दीवाल अगर अंडाणु शुक्राणु अंडाणु से मिल गया तब तो ठीक, अगर नहीं मिला तो यही दीवाल जो है खून के ब्लड के माध्यम से क्या कहाँ जाती है, नीचे चली जाती है, तो उसी को कहते हैं माहवारी, ठीक है। और 12-13 साल की अवस्था में चालू होता है महिलाओं में, ठीक है। और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स, जब डिलीवरी होने वाली होती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है तो महिलाओं को बहुत पेन होता है, बच्चा यहीं बच्चा पलता बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसमें एक हार्मोन्स पाया जाता है जो रिलैक्सिन हार्मोन्स, जो प्रसव पीड़ा होती है, जो बच्चा पैदा करते समय जो दर्द होता है उसको यही रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ, नर जनन अंग में हमने देखा शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ, वृषण में। परिपक्व कहाँ हुआ, अधिवृषण में। शुक्राशय तक कैसे पहुंचा, शुक्रवाहिनी के माध्यम से, फिर वहां पर मूत्र नलिका के माध्यम से योनि में प्रवेश कर गया। उसी जगह एक प्रोस्टेट ग्रंथि थी जो अम्लीय माध्यम को क्या बना दे रही थी, क्षारी, जिससे शुक्राणु मरने न पाए। तो ये महिलाओं का योनि है, ठीक है, ये मादा जनन अंग का योनि है। और इसमें महिलाओं में ये मादा में क्या है, अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय है, ये फैलोपियन नलिका है जो गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय से अंडे निकलते हैं, इस अंडवाहिका के माध्यम से फैलोपियन नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं, गर्भाशय में पहुँचते हैं और शुक्राणु से मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का। तो वही भ्रूण जो है भ्रूण गर्भाशय में रहता है, वही भ्रूण विकसित होकर क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो उसी बच्चे को जन्म होता है। अगर मान लीजिए भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मेल नहीं हुआ, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, तो वहीं 28 दिन के बाद ये जो दीवाल है, ये दीवाल खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से क्या करती है, ये गिर जाती है, टूट कर गिर जाती है, फिर एक माह बाद फिर तैयार हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये भ्रूण बनाने के लिए, भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे भ्रूण का निर्माण हो या न हो, लेकिन ये दीवाल हमेशा बनती रहती है। जब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो ये दीवाल जो है उस भ्रूण की सुरक्षा करने लगती है। तो वही 9 महीने बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चा इसी में रहता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो अंडाशय कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी, यानी अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2। अंडाशय से क्या निकलते हैं, अंडे, या इसे कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु। एक महीने में एक महीने में कितने अंडाणु निकलेंगे, एक। वर्ष में लगभग 13 अंडाणु निकलते हैं। कितने, 13, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या काम है, ये जो है भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है। ये जो भ्रूण बना उसको ये गर्भाशय से जोड़े रहेगा, नहीं तो भ्रूण बाहर नहीं आ जाएगा, बाहर आ जाए तो बच्चा कहाँ रुकेगा, वही भ्रूण में विकसित होकर बच्चे का रूप लेता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, माहवारी को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये नियमित क्रम से 28 दिन के अंतराल पर ये जो है आता रहता है। वहीं जब भ्रूण बन जाता है तो ये माहवारी आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये दीवार टूटेगी कहाँ, जब भ्रूण नहीं है तब तो ये दीवार टूटकर खून के माध्यम से निकल जाता है, लेकिन अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो ये दीवार इसको, भ्रूण को सुरक्षित करने लगती है, उसको भ्रूण का पालन पोषण करने लगती है, ठीक है। तो जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो ये महामारी क्या होती है, बंद हो जाती है।
और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स माहवारी को कंट्रोल करता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो प्रसव पीड़ा को कम करता है, जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो पीड़ा होती है उसको क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो अब तो लगता है हमें समझ में आ गया सब कुछ। ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछा जाए। मुझे ये बताइए कि मादा जनन अंग में जो अंडाशय होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, और एक माह में कितने अंडाणु निकलते हैं, अंडे निकलते हैं अंडाशय से? 1। ठीक है, तो अंडाशय जो है, अंडाशय से जो अंडे निकलते हैं वो किस नलिका से आते हैं? तो गर्भाशय में आते हैं। किस नलिका से? कौन सी नलिका है? यही नलिका है ना, फेलोपियन नलिका या अंडवाहिका। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि मादा में कौन सा ऐसा हार्मोन्स है, प्रमुख हार्मोन्स है जो मादा में वो उनका गुण विकसित करता है, जैसे आवाज पतली हो जाना, कमर चौड़ा हो जाना, स्तन का विकास होना, ये सब कौन सा हार्मोन्स के कारण होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, भ्रूण को गर्भाशय से कौन सा हार्मोन्स जुड़ता है? भ्रूण को प्रोजेस्टेरॉन। ऑक्सीटोसिन माहवारी को कंट्रोल कौन करता है? माहवारी को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन्स करता है? कौन सा? ऑक्सीटोसिन। अब प्रसव पीड़ा को कम कौन सा हार्मोन्स करता है? कौन सा? प्रसव पीड़ा को कम कौन सा हार्मोन्स करता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, तो हमने जनन अंग में नर जनन अंग देख लिए, मादा जनन अंग देख लिए, अब हमें पेड़ पौधों का यानी पुष्प का बच गया है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो पौधों में क्या होता है, पौधों में हम लोग पढ़े हैं कि पौधों में पुष्पासन होता है, पुष्पासन होता है, पुष्पवृंत होता है। पुष्पवृंत माने पुष्प जब तने से पुष्प जिस वृंत से लगा होता है, जिस ये तना हो गया, तो तने से पुष्प जिस भाग से लगा होता है, या ये मान लीजिए फूल हो गया, तो इसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? पुष्पवृंत। अब पुष्प जिस पे आसन लगाकर बैठा होता है उसे हम लोग कहते हैं पुष्प आसन। और जो कली अवस्था में रहता है पुष्प, उसकी जो सुरक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? वाय दल। वाय दल के अंदर जो सबसे रंगीन भाग रहता है, जो सबसे आकर्षक भाग रहता है, जैसे लाल, पीला, हरा भाग जो दूर से दिखाई देता है, फूल का रंग, वो क्या दिखाई देता है हमें? दल। तो सबसे चौड़ा भाग, सबसे आकर्षक भाग क्या है? दल। ठीक है, तो इसी से आकर्षित होकर, जैसे हम लोग नर और मादा में अभी देखें, निषेचन की क्रिया संपन्न हुई ना, तो उसमें भ्रूण का निर्माण हुआ। उसी तरह से ये पौधों में भी निषेचन क्रिया होती है। जो मादा में प्रजनन हो रहा था, उसी प्रजनन को हम लोग इसमें कहते हैं निषेचन। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, उसमें जैसे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो रहा था, उसमें शुक्राणु था, नर युग्मक की जगह क्या था? शुक्राणु था। अब मादा युग्मक की जगह क्या था? अंडाणु था। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो रहा था, तो प्रजनन क्रिया संपन्न हो रही थी ना। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन यानी मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि निषेचन क्या होता है, तो कहेंगे नर युग्मक और मादा युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन। या नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन। तो अब देखिए, पुष्प हमारा खिल चुका है, ठीक है, तो पुष्प खिलता क्यों? जैसे हम लोग बढ़िया से बन के जाते हैं किसी न किसी को दिखाने के लिए कि अगला व्यक्ति देखे हमको तो कहे कि नहीं, देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं। देखते हैं ना, ऑफिस में सब लोग बढ़िया से कपड़े पहन कर जाते हैं, इंटरव्यू में बढ़िया से कपड़े पहन कर जाते हैं ना, तो अच्छे दिखने के लिए। तो यही हाल है पुष्प का।
तो पुष्प अच्छा दिखा के क्या करेगा? पुष्प अच्छा दिखा के क्या करेगा? पुष्प अच्छा दिखाएगा तो कीटों को आकर्षित करेगा। कीटों को आकर्षित करने से क्या फायदा है कि कीट ही परागण क्रिया करते हैं। एक ये होता है परागण, एक शब्द आता है परागण क्रिया। परागण क्रिया की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे केचुआ द्विलिंगी जंतु है ना, उसी तरह से पुष्प भी, बहुत से पुष्प ऐसे हैं जो द्विलिंगी हैं। कैसे हैं? द्विलिंगी है। जैसे सरसों, सरसों जो है वो क्या है? द्विलिंगी, ठीक है। गुड़हल द्विलिंगी है। लेकिन बहुत से ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी पौधे हैं, एक लिंगी हैं। बहुत से पुष्प ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही लिंग पाया जाता है, या तो नर जनन अंग पाया जाएगा या तो मादा जनन अंग। तो पहले हम जनन अंग की बात कर लें, उसके बाद हम परागण देखें। तो देखिए, ये वाह दल की बात कर ली हमने, ये दल की बात कर ली। ये कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो कीटों को आकर्षित इसलिए करता है कि कीट हमारे ऊपर आए, बैठे, तो कीट के पैर में, कीट का जो पैर होता है वो, ये जो नर है पराग कण जो है, जो मादा में नर जनन अंग जो है पराग कण है, पराग कण। अब मादा जनन अंग जो है ये अंडाशय है, या इसे कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पराग कण है, अगर मान लीजिए एक लिंगी पौधा है, कहीं दूर है, ठीक है, तो नर दूर है, मादा दूर है, तो कैसे आएगा? अब पेड़ चलते हैं नहीं, पेड़ चलते हैं क्या? फूल चलते हैं? चलते तो है नहीं। तो क्या करेगा? ये जो नर पुष्प है उस पे कीट बैठते हैं, ठीक है। कीट बैठते हैं तो उनके पैर में ये जो पराग कण है, पराग कोश में क्या होता है? इसी में पराग कण रहता है, इसी में पराग कण रहता है, छोटे छोटे दाने जैसे रहते हैं, ठीक है। हमने वो जो एक चित्र दिखाया था तो उसमें पराग दिखाया था छोटा छोटा, देखे थे। तो ये जो परागकोश है, इसमें टोपी जैसी जो संरचना पाई जाती है, लंबी लंबी। सरसों का पुष्प लेके देखेंगे तो उसमें तोड़ के देखेंगे तो ये लंबी लंबी जो टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, लंबी एक नली रहेगी, उसके ऊपर टोपी जैसी संरचना पाई जाएगी, तो उसी को कहते हैं पराग कोश। इसी पराग कोश में पराग कण रहता है। तो पुष्प क्या है? पुष्प मकरंद स्रवित करने आता है, चूसने, जैसे रस चूसने आता है ना, ये मंड, फूलों में क्या रहता है? मंड, तो वही मंड चूसने आता है। तो जो पुष्प जितना बढ़िया दिखने में लगेगा वो ज्यादा से ज्यादा कीट उसकी ओर जाएंगे। तो जब जाते हैं तो इस पराग कण में जब वो परिपक्व हो जाता है, जैसे अभी हमने बताया था ना कि 12-13 साल की अवस्था होती है तभी शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जब ये पुष्प जो है परागकोश से पराग कण जब परिपक्व हो जाते हैं तो कोई कीट जब आता है तो उसके पैर में वो पराग कण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वही पुष्प जब मादा पुष्प पर बैठता है तो उसके पैर से जो पराग कण है वो यहाँ चले जाते हैं। स्त्री, ये जो अंडाशय का ऊपरी चौड़ा भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं ना, इसको, ये जो पतली सी नलिका होती है इसे वर्तिका कहते हैं। और जो नीचे का भाग, चपटा भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय, या इसी को कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। ये मादा जनन अंग है। बात समझ में आ रही है? जैसे वहां पर था मादा जनन अंग में गर्भाशय था, तो वैसे यहाँ क्या है? अंडाशय है। तो ये जो पराग कण आया है यहाँ पर, ये बात समझ में आई पराग कण कैसे आया। तो जो कीट जो है, कीट
अपने पैर में पराग कोश को फंसाकर पराग कण को फंसाकर दूसरे जगह जाते हैं, यानी दूसरे जगह निषेचन करते हैं, इसी को कहते हैं परागण। ठीक है, तो ये कीटों द्वारा भी हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है, और जल द्वारा भी हो सकता है, पक्षी द्वारा भी हो सकता है। कभी देखते हैं पक्षी खा करके बीट कर देते हैं, उनसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये परागण क्रिया द्वारा परागकण पहुंचता है मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर। ये समझ में आया? जिसमें नर और मादा दोनों एक हैं, तो ये तो इसी पर गिर जाएंगे अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं नर पुष्प और मादा पुष्प अलग हैं, तो वहां पर किस क्रिया द्वारा परागकण मादा के यानी मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा? किस क्रिया द्वारा? परागण क्रिया। तो ये कैसे पहुंचा, यहां समझ में आया? तो जब ये परागण क्रिया संपन्न हो जाती है, जब यहाँ पर परागकण आ जाता है, तो अब इसका काम समाप्त। क्या? अब जो ये दल है वो धीरे धीरे सूख के गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे दल गिर जाएगा, वायदल गिर जाएगा, पुंकेसर गिर जाएगा। इसका नाम पुंकेसर है। इसका नाम क्या है? पुंकेसर। जो नर जनन अंग है वो क्या है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। ठीक है, उसी पुंकेसर का ऊपरी सिरा टोपी जैसी रहती है, उसी को कहते हैं परागकोश। इसी परागकोश में क्या रहता है? परागकण। ठीक है, तो जब निषेचन क्रिया, जब परागण क्रिया संपन्न हो जाती है, जब निषेचन चालू हो जाता है, तब ये सब क्या करते हैं? मुरझा के गिर जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए परागकण यहाँ आ गया। अब परागकण यहाँ आ गया तो अब वर्तिकाग्र पर चिपचिपा रहता है। बताए हैं कि ये जो चौड़ा भाग है इस पे चिपचिपा पदार्थ रहता है। तो यहाँ से एक नलिका निकलती है। ठीक है, अब ये नर युग्मक है। देखिए ये परागकण जो है वो क्या है? नर युग्मक है। ठीक है, ये जिस नलिका से आता है वो नलिका सीधे डायरेक्ट इसको छेद करती हुई पराग नलिका के माध्यम से ये कहाँ आता है? अंडाशय में आता है। अंडाशय में किससे मिलता है? मादा युग्मक से। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए तो निषेचन क्रिया संपन्न हो गई कि नहीं? हो गई। तो यहीं पर भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। यही भ्रूण आगे चल के फल बनाता है। क्या बनाता है? फल। आज समझ में? धीरे धीरे इसकी दीवाल जो होती है कम कठोर हो जाती है और उसी के अंदर फल बनाता है। और यही भ्रूण जो है बीज बनाता है। फिर यही बीज के ऊपर जो परत रहती है वो मिलकर क्या बना देती है? फल। यही फिर फल बन जाएगा, इसी के अंदर बीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें फोकस किसको करना है? फोकस हमको ये करना है कि नर युग्मक को मिलाना है मादा युग्मक से। नर युग्मक कहाँ है? नर पुष्प के पास। नर पुष्प कहाँ मिलेगा? नर पुष्प अगर एक ही पौधा है, एक द्विलिंगी पौधा है, तो उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही है। जैसे सरसों का पुष्प हमने लिया है तो इसमें नर जननांग पुंकेसर है और मादा जननांग अंडाशय है। दोनों है। ये देखिए ये अंडाशय है ना? ये वर्तिकाग्र हो गया। पुंकेसर भी है और अंडाशय भी है। नर वाला भी है, मादा वाला भी है। तो इसमें तो निषेचन की क्रिया अपने आप संपन्न हो जाती है। अगर कहीं नर और मादा पुष्प अलग अलग रहते हैं तब निषेचन क्रिया कैसे संपन्न होती है? कौन सी क्रिया द्वारा? परागण की क्रिया। ठीक है, तो परागण की क्रिया के बाद परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वहां से नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से अंडाशय में आता है। अंडाशय में आकर मादा युग्मक से मिलता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर भ्रूण का निर्माण होता है।
यही भ्रूण आगे चल के बीज बनाता है, फिर वहीं फल बन जाता है। बात समझ में आ गई? जब निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है तो ढाबा काबा सब गिर जाते हैं। अब कोई जरूरत है कीट का? अब कीटों को आकर्षित करने की जरूरत है, उसका काम तो हो गया। उसको फल बनना था, बीज बनाना था, तब ना निषेचन कर रहा था। तो जब बीज बन गए तो है सबका काम खत्म। अब कीट आकर्षित हो या ना हो तो फल बन ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो देखिए, नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, जिसमें द्विलिंगी पौधों में निषेचन क्रिया एक ही पुष्प में संपन्न हो जाती है। लेकिन अगर एक लिंगी पौधा है तो एक लिंगी पौधों में निषेचन क्रिया किस क्रिया के द्वारा संपन्न होती है? परागण क्रिया। परागण क्रिया के द्वारा वो जो परागकण रहता है, वो परागकण कीटों के माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो ये परागकण परागनलिका के माध्यम से अंडाशय में जाकर मादा युग्मक से मिलता है और निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताया कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। वेरी गुड। तो अगर कोई द्विलिंगी पौधा है, ठीक है, द्विलिंगी पौधा है, तो उसमें निषेचन क्रिया एक ही पौधे में संपन्न हो जाएगी या अलग अलग पौधों में? एक ही पौधे में ना। जैसे सरसों का पौधा है, इसमें नर और मादा जननांग एक ही में है? तो अगर मान लीजिए ऐसा पौधा है जिसमें केवल एक ही अंग है, चाहे तो नर जननांग है या मादा जननांग, यानी ऐसा पुष्प जिसमें जो नर पुष्प हो चाहे मादा पुष्प हो, तो उसमें निषेचन क्रिया कैसे संपन्न होती है? परागकण एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? किस क्रिया द्वारा? परागण की क्रिया द्वारा। ठीक है, तो परागण की क्रिया द्वारा परागकण मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। ठीक, तो वहां पर जो नर युग्मक है एक नलिका के माध्यम से आता है अंडाशय में। उस नलिका का नाम बताइए। उस नलिका का नाम बताइए जिस नलिका से अंडाशय में आता है। कौन, क्या नाम है उसका? परागण। परागकण जो है, परागकण अंडाशय तक पहुंचने के लिए जो नर युग्मक है, परागकण नर युग्मक है, तो वो अंडाशय तक पहुंचने के लिए किसी न किसी नलिका का सहारा लेता होगा ना। उस नलिका का नाम बताइए, कौन सी नलिका है? क्या कौन सी नलिका है? पराग नलिका। ठीक है, अब वो पराग नलिका से जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक से जाकर मिलता है कहाँ? कौन सा स्थान है जहां नर युग्मक से मिलता है, मादा युग्मक से मिलता है? किस जगह मिलता है? कहाँ मिलता है? अंडाशय में। कहाँ मिलता है? अंडाशय। ठीक है, तो यही हमारा क्या था? जनन। तो हमने जंतुओं में जनन देख लिया, ठीक है, पौधों में जनन देख लिया, तो जनन एक तरह से पूरा हमारा समाप्त हो गया। नर जननांग क्या था, मादा जननांग क्या था, जंतुओं में जनन कैसे था, पौधों में जनन कैसे था, कुछ आइडिया बना? चलिए।